Yes. So let us start chapter number 9, accounts from incomplete records. तो नाम से आपको मतलब तो समझ आना चाहिए कि जो रिकॉर्ड्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो इनकम्प्लीट रहेंगे, अधूरे रहेंगे, उसमें सारी जानकारी आपको नहीं शेयर की जाएगी। जैसे फाइनल अकाउंट्स आपको बनाने बोलते हैं तो आपको पूरा ट्रायल बैलेंस देते हैं, ईच एंड एवरी स्मॉल एडजस्टमेंट आपको देते हैं और उनकी मदद से आपको कहते हैं कि फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाइए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके सामने जो जानकारी आएगी वो अधूरी रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी, पर उसमें कहीं ना कुछ छुपा हुआ रहेगा जिसे आपको ढूंढना पड़ेगा। वन थिंग विल लीड टू अनदर। ऐसे करते करते आपको सारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करना है एंड देन आप उससे फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाओगे। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। एक जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करने वाले बिजनेसेस का आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने बोलेंगे, और दूसरा जिसमें आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिखाने के लिए बोलेंगे। बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स डेफिनेटली ऐसे रहेंगे कि आप बाकी की जो अधूरी जानकारी है उसे पूरी कर सको। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल ही ऐसा हो कि उसका जवाब ही ना बन पाए, ये तो आप समझते ही हो। तो क्वेश्चन तो ऐसा ही रहेगा कि उसमें कहीं ना कहीं हर चीज रहेगी। अभी आपके बेसिक्स पे डिपेंड करता है कि आप उसे ढूंढ पाते हो या नहीं। इसके मैं आपको कितने ही एग्जाम्पल सॉल्व करवा दूं, हम प्रैक्टिस के लिए अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर सीए फाउंडेशन में नया ऐड हुआ है, यानी ये पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं था। अभी जो लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। तो इस पर एग्जामिनेशन के तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट ये चैप्टर पहले सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस है कुछ, यानी उनकी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पर फिर सॉल्व करेंगे। बट सारे आपको नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे फिर लेवल थोड़ा सा हाई होता था, यहाँ लेवल थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तो अभी की भी शायद पेपर में आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक क्वेश्चन आया था, और इवन मे वाले पेपर में भी एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन आया है, वो भी देखेंगे। पहले एक बार मॉड्यूल को हम सारा समझ ले, इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले उसके बाद। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे बताओ? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो भी बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती है उनका प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ये लोग दूसरा इफेक्ट देते ही नहीं है। अगर कैश पे कर रहे किसी एक्सपेंडिचर के लिए तो ये कैश गोज आउट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करते, यानी एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते। अगर कोई इनकम आ रही है तो ये कैश आई बोल के रिकॉर्ड करते हैं, कैश इनकमिंग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो किस बात की इनकम है ये इनकम रिकॉर्ड नहीं करते। आप बात समझ रहे हो? किसी इंसान को उधार गुड्स सेल किए हैं तो उसको उससे पैसा लेना है, उसको डेटर ये जरूर बनाते हैं, लेकिन सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते। यानी दे जनरली और यूजुअली डोंट रिकॉर्ड नॉमिनल अकाउंट्स। ये लोग नॉमिनल अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करते, ये सिर्फ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। रियल अकाउंट में भी सिर्फ कैश अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, और पर्सनल अकाउंट में ऑब्वियसली ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट किससे पैसा लेना है और किससे पैसा देना है। ये लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसी अधूरी जानकारी मेंटेन करते हैं। हमें इसी की मदद से इनका प्रॉफिट इवैल्यूएट करना है, जो ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड 11th लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। इफ यू रिमेंबर, सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर था आपको पूरा का पूरा, फाइनल अकाउंट्स के बाद हमने सीखा था, जिसमें प्रॉफिट का इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसमें पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करते थे और फिर उसमें से हम ओपनिंग कैपिटल लेस करके प्रॉफिट निकालते थे जो बिफोर एडजस्टमेंट्स होता था, और फिर उसमें से काफी सारी एडजस्टमेंट्स को हम एडलेस करते थे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करते थे, तब जाके हमको नेट प्रॉफिट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन और फर्म जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है मिल जाता था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिर से सीखना ही हमें, मुझे पता है आपको कितना याद है और कितना नहीं, छोड़ दो वो सारी बातें, यहाँ हम फिर से फ्रेश से पूरा समझेंगे, पर ध्यान दोगे तो समझ पाओगे। तो डेफिनेशन देखेंगे पहले सिंगल एंट्री का, टाइप्स देखेंगे सिंगल एंट्री के, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, कैसे इनका प्रॉफिट निकाला जाता है बाय कंपैरिजन ऑफ कैपिटल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, दैट विल सी।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आपके सारे लफड़ों का स्टेटमेंट बनाएंगे, सबके सारे लफड़े मुझे पता है, मैं एक एक का स्टेटमेंट बना के दिखाऊंगा आपको इधर, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स याद आ रहा है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनाया है पहले भी, यस सर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड इट्स कंपैरिजन विद द बैलेंस शीट, और फिर उसका बैलेंस शीट के साथ कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ और नहीं, बैलेंस शीट ही है, बस उसका नाम बदल दिया क्योंकि हम बना बैलेंस शीट नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास उतना सारा डेटा नहीं है। एंड देन टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप समझ तो गए होंगे यहां तक का जो डिस्कशन है वो सारा किससे रिलेटेड है, सिंगल एंट्री सिस्टम, उसका थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, क्या होती है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके टाइप्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड फिर लास्ट में आपको ये जो एक ओवरव्यू दिखा, इसमें क्या है कि आप इनकम्प्लीट जानकारी से कंप्लीट जानकारी कैसे प्राप्त करोगे, यानी कैसे हासिल करोगे, उसको कैसे ऑब्टेन करोगे। अच्छा एक मिनट सर, इसमें अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल आ सकते हैं, यानी जैसे एक कभी बोलेंगे कि किसी एक बिजनेसमैन के शॉप पर आग लग गई और उसके अकाउंट्स की सारी किताबें जो थी वो जल गई, कुछ हाथ लगी, कुछ बच गई थी किताबें, तो वो हमने निकाली है और उससे कुछ जानकारी मिली है, वो आपको हम शेयर कर रहे हैं। इसकी मदद से आप इसका पूरा फाइनल अकाउंट्स बना के दो, कर पाएंगे हम, ऐसा एग्जाम्पल आएगा हमारे पास और बहुत मजा आता है उसमें। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको इतना मजा आएगा ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने में, आप बोलोगे सर ऐसे और क्वेश्चंस मिले तो दो हमें और प्रैक्टिस होगी। आइए तो मैं सिंगल एंट्री सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी इसका भी इन्होंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया है कि इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री इन ऑल ट्रांजैक्शंस। तो जो जो ट्रांजैक्शन पता चले उनका सिंगल इफेक्ट ही पता है ना, तो उसका दूसरा इफेक्ट तो भी दे दो आप। तो डबल एंट्री को पूरा करो, जब वो पूरा कर दोगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करो, यानी वही लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, ट्रायल बैलेंस जैसे ही बन जाएगा फिर आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाओगे। तो इनकम्प्लीट से कंप्लीट कैसे करना है ये सिर्फ फ्लो चार्ट दिया है, बट ये तो जब एग्जाम्पल करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो सर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कुछ टेक्निक्स है, एक तो जनरल टेक्निक है, या डेरिवेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैश बुक है, या एनालिसिस ऑफ सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर है, या डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स है, एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स मेथड। ये सारी मेथड्स है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमें ऐसा एक एक नाम में नहीं पढ़ना है, हम तो डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, हमें डायरेक्ट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट रिकॉर्ड्स कैसे किए जाएंगे वो हमें समझना है, ओके। एंड सर ये जो सोर्सेस है अकाउंटेंट जो यूटिलाइज कर सकता है कलेक्शन करने के लिए, जो इनकम्प्लीट डेटा है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो सर कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो क्या क्या एसेट्स है वो तो एक्चुअली देख सकते थे ना हम, भले आग लग गई पर एसेट्स तो दिख जाएगी क्या थी, लाइबिलिटी समझ में आ जाएगी क्या थी, पूछ सकते हैं हम किसी को भी, या पेपर में दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जिससे आप बताओ कि आपकी लाइबिलिटी हम पर है कि नहीं, और फिर उसका प्रूफ भी दो हमें कि हमने आपसे कुछ लिया था या फिर हमने आपसे कोई एसेट ली थी या गुड्स लिए थे, जो भी है। तो आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सामने वाला दिखाएगा तो आपको प्रूफ मिलेगा कि हाँ इसकी लाइबिलिटी मेरे ऊपर है। तो लाइबिलिटी और एसेट्स की जानकारी से भी हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। एंड डेरिवेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स, ये तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अभी हम बनाना सीखेंगे, छोड़ ये सारा ओवरव्यू है। मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो छोटे छोटे सोल प्रोप्राइटरशिप्स है, ये लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते, या इनके पास इतना ट्रांजैक्शन ही नहीं है कि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज करे। तो व्हाट दे डू सर, दे डू नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक कीपिंग और एल्स दे मेंटेन व्हाट, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ग्रोसरी वेंडर्स जो कि वेजिटेबल सेल करते हैं ऑन अ स्ट्रीट और रन्स अ स्मॉल शॉप, इनके भी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं अगर हम ये अच्छे से सीख जाए तो। अब ये जो भाजी वाला के बाद में ये छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं, क्या ये पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कर भी पाएंगे सर, इन्हें समझता भी नहीं है, ठीक है। हाँ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सब्जी बेचने लग जाए तो बात अलग है, मुश्किल है, लेकिन वैसा कॉम्बिनेशन ही मुश्किल है। तो सपोज एक सब्जी वाला है और उसको बैंक से लोन लेना है, वो आपके पास आता है, तो आप क्या करोगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देने सो दैट बैंक उसको लोन ऑफर करे। तो आप क्या करोगे, उसे कहोगे कि भैया तुम्हारा कुछ तो होगा, साल भर का तुमने लिखा होगा। तो बोलेगा हाँ मेरे पास एक डायरी है, उस डायरी में मैंने लिखा है कि आज कितना पैसा आया, कितने का मैंने वेजिटेबल्स खरीदा था, और कितना पैसा मेरे को किसको देना बाकी है वो भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, डायरी दे जाओ। वो डायरी को पढ़कर आप उसके पूरे फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो, अगर आपका अकाउंट्स का बेसिक्स अच्छा है तो कर पाओगे, ठीक है। चलो सर ये सब बातें होती रहेगी, आप हमें ना काम की बातें करवाओ। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें प्रॉफिट का इवैल्यूएशन सीखना है डायरेक्टली।
बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये फीचर्स पढ़ो सिंगल एंट्री के, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी थ्योरी के लिए 4 या 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। एक बार रीड कर लेंगे फास्ट। पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कभी आ गया थ्योरेटिकल तो फटाफट वहां पे लिख देना, और कुछ तो प्लीज एक बार रीड कर लेंगे। इनएक्यूरेट है, अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमैटिक है, ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। देयर इज जनरली, क्या ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा, रियल में सिर्फ कैश अकाउंट ये लोग मेंटेन करते हैं, बाकी मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट ये कुछ मेंटेन नहीं किए जाते। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिकॉर्ड इज केप्ट फॉर एंड, तो ये ऑलरेडी बात हो गई हमारी, आगे पढ़ो। कैश बुक में आपके पर्सनल ट्रांजैक्शन हो या बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो, पैसा जा रहा है लिखा जाएगा, पैसा आ रहा है लिखा जाएगा। आप बात समझ रहे हो? तो कैश बुक जब सिर्फ कोई मेंटेन करता है तो उसमें ऑब्वियसली मिक्सअप हो जाएगा, बराबर। यस, सो ये भी एक फीचर है सिंगल एंट्री सिस्टम का, नो यूनिफॉर्मिटी इन। अभी सिंगल एंट्री सिस्टम में तो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, आप कौन सा इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, ये तो आपके कन्वीनियंस पे हो गया, कन्वीनियंस से भी ज्यादा आपके नॉलेज पे हो गया, आपको कितनी जानकारी है उस हिसाब से आप रिकॉर्ड करोगे। तो फर्म टू फर्म ये चेंज होते जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाली दो फर्म्स भी एक जैसा रिकॉर्ड कर रही है जरूरी नहीं है, पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाली दो फर्म्स एक जैसा रिकॉर्ड कर रही है जरूरी है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है स्टैंडर्ड एक जैसा, तो वो एक ही जैसा रिकॉर्ड करेंगे। पर सिंगल एंट्री में अलग अलग हो सकता है। एंड लास्ट, तो अभी मेरा डिस्कशन है कि मैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाली बिजनेसेस में प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा, उनका प्रॉफिट निकालना हम सीखेंगे, दैट इज आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर। पर वो प्रॉफिट भी क्या रहेगा सर, वो प्रॉफिट भी बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस रहेगा, एस्टिमेटेड रहेगा, वो एक्यूरेट कभी मैं बता नहीं सकता। जितनी जानकारी आपने प्रोवाइड की उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया। जानकारी गलत है प्रॉफिट गलत है, जानकारी अधूरी है प्रॉफिट गलत है, समझ गए? हाँ, जानकारी डबल है प्रॉफिट गलत है, कुछ भी हो सकता है। yes, and therefore true and correct profits cannot be determined. The same is the case with the financial position in absence of proper balance sheet. okay, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के टाइप्स भी होते हैं, ये भी प्लीज आप याद रखोगे। ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आपको बना के पूछा जा सकता है। फर्स्ट बताओ, प्योर सिंगल एंट्री, पढ़ोगे फटाक से क्या लिखा है? सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, नथिंग एल्स। तो ये प्योर, एकदम प्योर सिंगल एंट्री हो गया, यानी मुझे लेना देना ही नहीं है, सिर्फ किससे पैसा लेना बाकी और किसको पैसा देना बाकी, बाकी परचेज क्या हो रहा, सेल क्या हो रहा, कितना सेल हो रहा, कितने का परचेज हो रहा, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ किससे पैसा लेना और किसको पैसा देना, दैट्स इट। इतना ही मेरा काम है। अगर मैं उतना ही रिकॉर्ड करता हूं तो मैं कौन सी सिंगल एंट्री सिस्टम में हूं? प्योर। इन व्यू ऑफ its failure to provide this method and has no next, simple। प्योर के बाद कौन आया? सिंपल सिंगल एंट्री। पढ़ो, ये लाइन का मतलब मुझे समझा नहीं, कौन बता सकता है? कौन है यहाँ पर इंग्लिश में एकदम होशियार बच्चा? मुझे ये लाइन का मतलब ही नहीं समझा। These accounts are kept on the basis of double entry system। आप इतना सा नहीं बता सकते हो? अच्छा ठीक है, आप सारे मराठी मीडियम में पढ़े हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फिर, सुनो ध्यान से। मैं सेमी इंग्लिश में पढ़ा हूँ तो मुझे थोड़ा सा तो मालूम। These accounts are kept on डबल एंट्री सिस्टम। सर सिंगल एंट्री सिस्टम के टाइप में आप बोल रहे हो डबल एंट्री सिस्टम से रखे जा रहे अकाउंट्स, तो डबल एंट्री आपको पता ही है तो वही करो ना, फिर सिंगल एंट्री क्यों फॉलो कर रहे? सिंपल सिंगल एंट्री
सिस्टम फॉलो करने वाली जो बिजनेस होती है वो दो ही अकाउंट्स बनाती है, पर्सनल एंड कैश। अब समझो मैंने ये युतिका को कुछ सेल किया, तो क्या मैं युतिका अकाउंट मेरे बुक्स में बनाऊंगा? हाँ। और क्या कैश अकाउंट मेरे बुक्स में बना हुआ है? हाँ। अब मैंने युतिका को सेल किया तो मैं युतिका से पैसे लेने बाकी करूंगा, तो युतिका अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, बराबर। और युतिका ने अब मुझे पैसे दिए तो एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू युतिका। तो मेरे पास कैश बुक भी है यानी कैश अकाउंट भी है और युतिका अकाउंट भी है, तो मैं डबल एंट्री करूंगा, यानी कैश अकाउंट के डेबिट में भी रिकॉर्ड करूंगा और युतिका अकाउंट के क्रेडिट में भी। लेकिन मैंने सैलरी पे की, मैं एंट्री क्या करूंगा? सिर्फ कैश बुक के क्रेडिट में लिखूंगा बाय सैलरी, बस। सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? पक्का आ रहा है? हाँ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये दो ही अकाउंट बनते हैं, बट ये दोनों अकाउंट्स का आपस का लेना देना वो दोनों में रिकॉर्ड होता है डबल एंट्री के जैसे। समझ में आ रहा? मतलब दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। अब पल्ले पड़ा क्या लिखा है? होप सो। Okay, posting from cash book are made only to personal accounts with no other account to be found in the ledger. Cash received from debtors or cash paid to creditors is simply noted on bills issued or received as the case may be. Okay, यानी क्या? तो हम उनको बस जो उनके बिल होते हैं ना, जब मैं आपको माल बेचूंगा तो बिल दे दूंगा, और जब आप पैसे लेके आओगे तो बिल पे लिख के दे दूंगा कि हाँ तेरे इतने पैसे आ गए। कोई रिसीट वगैरह यहाँ पे बनाई नहीं जाएगी। Messrs Small Shop runs a retail shop. It keeps a register of amount receivable from people or for items sold, जैसे bread, butter, milk, etc. as under Mr. A, Mr. B, Mr. C. The business does not maintain a record of what item has been sold. It is only concerned about the amount receivable, that is personal account balance from its customers. क्या बेचा है, कितना बेचा है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका बिजनेस उसको वैसे चलाना है। तो ये ऐसे सिंगल एंट्री कर रहा है। नेक्स्ट टाइप इज क्वाजी। बताओ कितने टाइप्स हो गए अभी तक? तो प्योर सिंगल एंट्री विच इज नॉट प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग, क्योंकि उसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनते हैं, जो बेसिक कैश की भी जरूरत पूरी नहीं कर सकती हमारी, कि कितनी कैश मेरे पास अभी है ये भी नहीं बता सकती है, ऐसी सिस्टम तो कोई नहीं फॉलो करता। दूसरी सिंपल सिंगल एंट्री, इसमें पर्सनल अकाउंट्स बनते हैं और कैश अकाउंट बनता है, और उन दोनों में आपस में डबल एंट्री सिस्टम यूज हो जाता है। दोनों अकाउंट्स बनाते वक्त हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। अब थर्ड इज क्वाजी सिंगल एंट्री। इसमें क्या क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक एंड सम सब्सिडियरी बुक्स आर आल्सो मेंटेन। द मेन सब्सिडियरी बुक्स केप्ट अंडर दिस सिस्टम आर सेल्स बुक, परचेज बुक एंड बिल्स बुक। ये तीन बुक और एडिशनल इसमें हम बना रहे हैं। पहले बताओ कौन से अकाउंट्स बना रहे? पर्सनल, देन कैश बुक एंड कुछ एडिशनल सब्सिडियरी बुक्स। कौन सी सब्सिडियरी बुक्स और एडिशनल बना रहे? सेल्स, परचेज एंड बिल्स बुक। सर सेल्स ताकि हमें पता चले कि हम क्या बेच रहे, कितना बेच रहे, कितने का बेच रहे। परचेज ताकि हमें पता चले हम क्या क्या खरीद रहे, क्या स्टॉक है। अब ये परचेज सेल का कंपैरिजन करके हम स्टॉक भी निकाल सकते हैं फिर, और थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम, और एक एडवांस स्टेप हो गया, डबल एंट्री की तरफ हम जा रहे हैं, बराबर। नो सेपरेट रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर डिस्काउंट्स व्हिच आर एंटर्ड इनटू द पर्सनल अकाउंट्स। Also, in addition, some scattered information is also available in respect of few important items like, इससे आपको ये भी जानकारी थोड़ी थोड़ी पता चल जाएगी ये वाली सिस्टम फॉलो करने वाले बिजनेसेस की, वेजेस, रेंट, रेट्स। But in fact, this is the method which is generally adopted as a substitute for double entry system. तो ये डबल एंट्री सिस्टम के बहुत नजदीक पहुंच गए, बोला मैंने आपसे, बहुत मतलब थोड़ा नजदीक पहुंच गए, बहुत नहीं। डबल एंट्री सिस्टम तो बहुत आगे है, लेकिन ये एक स्टेप बैकवर्ड है डबल एंट्री के मुकाबले, ऐसे बोले तो चलेगा। तो ये डबल एंट्री का ही एक टाइप है, उसका एक सब्स्टिट्यूट है, जहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का बिजनेस नहीं, छोटा मोटा बिजनेस है, तो उनके लिए इतना काफी है। बात समझे आप? सपोज मेरी बिजनेस की बात करें, अगर क्लासेस की बात करें, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है अपना, बराबर की नहीं। तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का अकाउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, यही अगर आपका बिजनेस करे तो आप कितने सारे आइटम सेल करते, तो उन सब का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका बिजनेस किससे ज्यादा हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, उसमें किसमें ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, किसमें कम मार्जिन मिल रहा है। तो वहां आपको बेटर अकाउंटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है फटाफट। मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको रीजन बता दूं, सुनो।
मैं जनरली कोई भी चैप्टर में आपको थ्योरी पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने कहा है कि वो आपको घर पे पढ़नी है, बराबर है। हाँ, इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े दे वर ऑल इन दी ओल्ड सिलेबस। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आपको उसमें पहला ही क्वेश्चन मिलेगा ट्रू और फॉल्स, जिसमें 2-2 मार्क के 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, करेक्ट है। हाँ, मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चन है और वो कंपलसरी क्वेश्चन है, सॉल्व करना ही है, उसका ऑप्शन नहीं होता है। अब वहां जितने भी ट्रू और फॉल्स आएंगे वो सारे कहीं ना कहीं आपको पिछले जितने भी पेपर से, तो जो ओल्ड सिलेबस में चैप्टर से सबके मिल जाएंगे। बट इसके बिल्कुल नहीं, इसके बस अभी अभी जो पेपर हुए न्यू सिलेबस आने के बाद से 2-3 पेपर उसमें ही मिलेंगे, इसीलिए हम इसकी टेक्स्ट को एक बार रीड कर ले रहे, सो दैट कोई भी छोटी बात अगर कहीं छुपी हो, जैसे अभी हमें टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री पहली बार देखने मिला है कि सिंगल एंट्री में भी टाइप्स होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। ट्रू और फॉल्स में पूछ लेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, ट्रू और फॉल्स। ट्रू, व्हाट आर दे, रीजन लिख देना, फिर आपका रीजन में लिख देना दे आर, कौन से बताओ नाम, प्योर सिंगल एंट्री, सिंपल सिंगल एंट्री, क्वाजी सिंगल एंट्री, ठीक है। yes. कभी एक क्वाजी सिंगल एंट्री पर आपको शॉर्ट नोट पूछ लेंगे 1 मार्क के लिए, बताया था मैंने एक पेपर आपको, उसमें 1-1 मार्क के 4 शॉर्ट नोट पूछे थे उन्होंने 4 मार्क्स के लिए, और कंपलसरी क्वेश्चन में था। तो हो क्या जाता है कि अगर ऐसा कोई थ्योरी क्वेश्चन आ गया आपको और कुछ ही नहीं पता है तो लिखने में दिक्कत होगी। इसके पहले जितना भी पढ़ा है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता है, और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस भी उसके दिख ही जाएंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं ज्यादा पता है, इसलिए सभी पढ़ लिया तो अच्छा रहेगा। तो क्या ये आपने रीड किया? ठीक है, कुछ खास नहीं है, चले आगे, पक्का। सो दीज वर द टाइप्स, प्योर, सिंपल, क्वाजी। ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करेंगे, दे डोंट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट। अब दे मेंटेन पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक, एंड डबल एंट्री में ही करेंगे वो दोनों में, और पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक एंड सम एडिशनल सब्सिडियरी बुक्स, सेल्स लेजर, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक एंड बिल्स बुक, ये 3 बुक और ये मेंटेन करेंगे, और भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों आइए हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कशन। मैं मेरे बिजनेस की बात करता हूँ, मुझे ज़्यादा अकाउंट्स आता नहीं, और मैं अकाउंटेंट को अरे एग्जाम्पल है, अरे तुम हंसाओ मत, मेरे को ज़्यादा अकाउंट्स आता नहीं, बराबर है। सर आपको ही नहीं आता तो हमको क्या पढ़ाओगे, जाने दो हमको, घर पे दोपहर को बुला लिया, सोने दो हमको, है ना। हाँ बस चलो, हाँ, ये कल कुछ नहीं ना तुम्हारा कॉलेज वॉलेज, कल कुछ नहीं ना, अभी कल कुछ होगा अभी तो मेरे को नहीं मालूम, कल क्लास अपना रेगुलर सुबह है, ठीक है। नहीं वो कुशल अभी कर लेंगे उसका इधर ध्यान देंगे, अगले साल दे देना 12वीं, छोड़, फाउंडेशन पहले क्लियर कर ले फिर 12वीं दे। 1 साल में बच्चा 12वीं में, वो ज्यादा फास्ट नहीं हो गया? यस, बात सुनो, छुपा के रखा है क्या? ठीक है, ये ध्यान देंगे। यार तुम लोग मेरे को छेड़ो मत, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, तो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ढूंढना है। मुझे ज्यादा अकाउंट्स आता नहीं है, मैं सिंगल एंट्री से सारी अकाउंटिंग करता हूं, मैंने आज तक के ज्यादा कुछ अकाउंटिंग करी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप बताओ कि कैसे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हम ढूंढ सकते हैं बाय कैपिटल कंपैरिजन। नाम मैंने बता दिया, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय कैपिटल कंपैरिजन। हमको कैपिटल के कंपैरिजन से प्रॉफिट ढूंढना है, कैपिटल के कंपैरिजन से प्रॉफिट। सर कैपिटल का कंपैरिजन ऑफ 2 पीरियड्स ऑब्वियसली, मतलब इस साल का क्लोजिंग कैपिटल और अगले साल का क्लोजिंग कैपिटल, या इस साल के ओपनिंग कैपिटल और इसी साल का क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे बोलूं, 31 मार्च 2023 को साल खत्म हुआ, तो 1 अप्रैल 2023 को साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2024 को ये साल खत्म हुआ, तो इस दिन का क्लोजिंग कैपिटल मतलब ही इस दिन का ओपनिंग कैपिटल, और इस दिन का क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है। हमने आपको एक फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल्स की जानकारी दे दी।
मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ गाइड करो। मैं अभी आपसे ज्यादा कोई टेक्निकल बात नहीं पूछ रहा, सिर्फ इतना बताओ मुझे आप कि ये दोनों की मदद से क्या हम प्रॉफिट को ढूंढ सकते हैं। कौन कौन ये जानता है, हाथ ऊपर करें कि कैसे ढूंढ सकते हैं। इन दोनों के इस्तेमाल से हम प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं सर, रेज योर हैंड्स। तो जो लोग हाथ ऊपर करेंगे ऑब्वियसली उनका 11th में थोड़ा सा ध्यान था, ये समझ आएगा। ओके, तो हार्डली 1-2 बच्चे हैं जिनको ये याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमें याद करना है, कुछ नहीं, बड़ी फालतू सी बात थी, आपको ये पता होगा। मैं अब जब बताऊंगा तब आप बोलोगे अरे ये तो याद था सर, ये तो हम कल ही पढ़ रहे थे, ऐसे आप कहोगे। फिर सुनो, आप क्या करते हो, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, बताइए इन दोनों में अमाउंट में डिफरेंस अगर है तो वो डिफरेंस किन कारणों की वजह से हो सकता है। सर हम बैलेंस शीट में जब कैपिटल लिखते हैं तो पहले ओपनिंग लिखते हैं, फिर इसमें कुछ ऐड लेस होता है और क्लोजिंग कैपिटल आता है जो हमारी बैलेंस शीट की टोटल बनता है, और वही हमारी बैलेंस शीट की टैली करने, बैलेंस शीट को टैली होने में रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, तो ये ओपनिंग से क्लोजिंग का सफर बताइए क्या क्या करके होता है। ऐड एडिशनल कैपिटल, क्या बच्चों आप एडिशनल कैपिटल अगर कुछ लाते हो तो वो भी कैपिटल में ऐड किया जाता है। हाँ, अच्छा सर ऐसे तो फिर ड्राइंग्स लेस किए जाते हैं, बराबर है। अब ड्राइंग्स में एडिशनल ड्राइंग्स, ऑलरेडी मेड ड्राइंग्स, कैश ड्राइंग्स, गुड्स ड्रॉन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इनकम टैक्स पेड, सारे ड्राइंग्स कंसिडर कर रहा हूं मैं, ड्राइंग्स है ये, बराबर है। हाँ, सो एडिशनल कैपिटल से कैपिटल चेंज होता है ओपनिंग से क्लोजिंग में। अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ एडिशनल कैपिटल लाया होगा तो वो एडिशनल कैपिटल जो ड्यूरिंग द ईयर आया है वो मेरी ओपनिंग कैपिटल में ऐड होके मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकलता है, बराबर है। अच्छा सर ड्राइंग्स ऑब्वियसली ये मेरी कैपिटल से लेस किए जाते हैं तब मेरा क्लोजिंग कैपिटल आता है। और बताओ क्या होता है। ऑब्वियसली सर प्रॉफिट ऐड होता है। क्या हर जगह प्रॉफिट ही होता है क्या? नहीं, तो लॉस हुआ तो लॉस लेस होता है। गुड, जनरल ये 4 चीजें हैं, इसके अलावा और क्या क्या होता है बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, करेक्ट है। हाँ, और बोलो क्या होता है इसके अलावा। बस सर मोटा मोटी इतना ही है, इससे ज्यादा तो और कुछ होता नहीं है जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में फर्क करे। इसके अलावा आपने आज तक कैपिटल अकाउंट में कुछ लिखा है क्या? सर हाँ, अगर सर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल बन रहे तो पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, पार्टनर को दी जाने वाला कमीशन, पार्टनर को दिया जाने वाला रेम्युनरेशन, ये भी क्या उनके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाता है। हाँ सर, ये तो छोड़ो, जब फर्म डिसॉल्व होती है ना तो हम पार्टनर का लोन भी उसके कैपिटल को डाल देते सर, किया था आपने ऐसा ना लाइक, बराबर। बट हम ऐसा करते नहीं यूजुअली, जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे तब ऐसा करते हैं। ये मैं 12th का डिस्कशन कर रहा था। फिर से आ जाओ फाउंडेशन में, बताओ क्या ये ही वो चीजें हैं जिससे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो फर्क है वो दिखता है। हाँ, अब अगर मुझे ये प्रॉफिट और लॉस नहीं पता, रीजन मैं सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, मैं सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा हूं और मैंने नॉमिनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करना सीखा ही नहीं है, तो रिकॉर्ड किए भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ओपनिंग में मैंने कितना पैसा बिजनेस में डाला था, यानी मेरा कैपिटल कितना था, और क्लोजिंग में मेरा कैपिटल कितना है ये मुझे पता है। ये कैसे पता चलेगा बताइए। सर आपका बिजनेस पैसा कितना डाला आपको नहीं पता तो किसे पता। तो सपोज मैंने ओपनिंग में 1 लाख रुपए बिजनेस में डाला था, 1 लाख रुपए से गुड्स खरीद के लाए थे और साल भर वो गुड्स बेचे, फिर और खरीदे, बेचे, फिर और खरीदे, बेचे, फिर और खरीदे। फिर उससे मैंने एक टेबल चेयर खरीदा बैठने के लिए कि यार गुड्स खरीदने लोग आते तो अपन खड़े रहते हमेशा, तो बैठेंगे अब थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने एक टेबल चेयर खरीदा। फिर धीरे धीरे मैंने एक शेड खरीदा, शेड बनाया। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा और फर्नीचर खरीदा है। पूरे साल भर ऐसा ये चलते जा रहा है, ये बिजनेस मेरा घूमते रह रहा है, बराबर है। ओके, साल के एंड में मेरा कैपिटल कितना है ये कैसे पता करूं? साल के एंड में मेरा कैपिटल कितना है? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और क्या, या फिर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, बराबर ना।
बट हमने तो कोई नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमें प्रॉफिट लॉस निकालते नहीं आएगा। तो हम प्रॉफिट लॉस कहाँ से डालेंगे? और प्रॉफिट ढूंढने के लिए पहले क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो आप कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढोगे, गलत बात। तो क्या मुझे क्लोजिंग कैपिटल किसी और तरीके से चाहिए? हाँ, ओपनिंग तो मैंने बोल दिया 1 लाख रुपए डाले थे तो 1 लाख ओपनिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैसे ढूंढेंगे, थोड़ा आप गाइड करें प्लीज। साल भर मैंने बिजनेस किया है, मैंने कुछ चीजें खरीदी बेची, खरीदी बेची, फिर कुछ एसेट्स भी खरीदी है वगैरह वगैरह वगैरह, मैंने बहुत कुछ किया है। कुछ कैश अब मेरे पास बची हुई है अभी भी बिजनेस में। आज ईयर एंड है तो आज मेरे पास कुछ कैश भी बची है, कुछ लाइबिलिटीज भी हो गई है मेरे पास। इनफैक्ट मैंने बैंक से भी एक 5,000 का लोन लिया है, और किसी इंसान का मेरा 10,000 रुपये देना भी बाकी है। तो मैं क्लोजिंग डेट पर मेरा कैपिटल कैसे ढूंढूं? बड़ा आसान सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्या मेरे पास क्या क्या एसेट्स है ये तो मैं देख सकता हूँ साल के एंड में। अरे हाँ, ये कैलकुलेटर लाया अपन ने साल भर में, ये पड़ा है, ये फर्नीचर पड़ा है, ये कैश पड़ी है, ये डेटर से मेरे, और ये लाइबिलिटी से मेरी, इन्हें पैसा देना बाकी है, ये लोन लाया ये भरना बाकी है। ये सारी एसेट्स मैंने साल भर में ट्रांसफॉर्म करा है, बिजनेस को बनाया है, बिजनेस से खरीदा है, जो भी मैंने कमाया होगा उससे खरीदा। कमाई पता नहीं कितनी की, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि जब पैसा आ रहा था जेब में तो कुछ ना कुछ तो खरीदा है उस इंसान। आया ना? तो मैं सारी एसेट्स की टोटल करूंगा, हर छोटी एसेट को लिखूंगा, टोटल करूंगा, माइनस लाइबिलिटीज करूंगा। लाइबिलिटीज यानी क्या सर? बाहर वालों के पैसे जो देने हैं। तो बाहर वालों के पैसे देने हैं तो उनसे पैसे भी तो आए होंगे, या उनसे कोई चीज भी तो आई होगी, तो वो एसेट में है। माइनस हो जाएगा कि इतना तो तुम्हारा है, जो मेरे पास एसेट पड़ी है इसमें से इतना तो बाहर वालों का है, बाकी सारा किसका बनाया हुआ है? मेरा। वो आ रहा है समझो 1,40,000 का। कितने का आ रहा है बोलो? और ओपनिंग में कैपिटल कितने का था बताइए? 1 लाख का। ये पता चल गया आपको क्लोजिंग कैपिटल। कैसे पता किया, समझ में आया? और ये बड़ा सिंपल आंसर था, सारे बच्चों का आना चाहिए था, तो 2-3 बच्चों ने आंसर दिया। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सारी एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस सारी लाइबिलिटीज। ये आपको पता है, आपने अकाउंटिंग नहीं किया है बट आपको ये पता है। एसेट्स तो मैं देख सकता हूं ना जाके कि मेरे पास क्या क्या एसेट्स पड़ी है, उसके लिए अकाउंट्स की जरूरत नहीं होती है। और लाइबिलिटीज मेरे ऊपर क्या है, इसके लिए तो बिल्कुल अकाउंट्स की जरूरत नहीं होती है, वही बता देंगे आके आपको कि उनकी लाइबिलिटी है यहाँ पर। करेक्ट है? हाँ। तो सर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से हमारा क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल 1,40,000 का और ओपनिंग कैपिटल 1 लाख का, ये जो 40,000 का फर्क है क्लोजिंग और ओपनिंग में, क्या ये वो सारे जो मैंने लिखे हुए रीजंस है, इन रीजंस की वजह से हुआ होगा? हाँ। तो अब मुझे प्रॉफिट ढूंढना है, तो मैंने सबसे पहला सवाल अपने आप से क्या करना चाहिए कि मैंने ड्यूरिंग दिस होल ईयर कितना और पैसा मेरी जेब से बिजनेस में डाला है। तो मुझे अचानक से याद आया कि प्रथम नाम का मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे 5,000 रुपए का गिफ्ट दिया था, कैश कैश गिफ्ट दिया था। ठीक है, तो क्या वो मैंने बिजनेस में डाल दिया था? हाँ, मतलब वो 5,000 मेरा एडिशनल कैपिटल था। बोलो हाँ। हाँ। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने इस बिजनेस से मेरे पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए विड्रॉ भी किए हैं, ड्रॉइंग्स किए हैं 10,000 रुपए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है मुझे पता भी नहीं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। मैं लोगों के इंटरेस्ट नहीं देता, खुद के ड्राइंग्स पे क्या इंटरेस्ट चार्ज करूंगा? बात समझेगी नहीं? यस। सो इतनी जानकारी मुझे पता चली, फिर भी मुझे मेरा प्रॉफिट नहीं पता चल रहा। तो मैं आया हूं आप एक्सपर्ट के पास, यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ आवर कंट्री। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हाथ में, तो टेक इट सीरियसली। इसको फालतू पन में मत डाल देना आप, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है कि आप हमारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। बराबर है? हाँ। तो बताइए,
आपको मैंने लाके सारा डेटा शेयर किया, यार देखो बड़ी मेहनत से मैंने याद किया कि मैंने कितना पैसा डाला था, उससे डबल मेहनत से मैंने निकाला कि मेरा अभी कैपिटल कितना है, यानी मेरा नेटवर्थ कितना है, मेरा कितना नेटवर्थ है, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, मेरा कितना है उसमें, तो एसेट्स में से बाहर वालों का जो माइनस कर दिया। फिर मुझे पता चला कि मेरा एडिशनल कैपिटल कितना डाला था मैंने और ड्राइंग्स कितने के किए थे, ये भी मैंने निकाल दिया है। प्लीज आप मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है बता सकते हो क्या, और कितना हुआ है पूरे साल में बता सकते हो क्या। मैं आपके पास आया हूँ कि मदद मांगने के लिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बताइए कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना? 25,000, 30, 45, 45,000, एक जवाब आया 45,000, एक सीए ने जवाब दिया है 45,000, और सीए क्या बोलते देखते हैं। पूरा क्लास के स्पीड से आंसर देता है ना, इससे मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूँ रिजल्ट कैसा आता है। और ये जो सवाल मैंने पूछा है कुछ भी नहीं, फालतू सवाल है। अब बोलो, एक आंसर आया 45,000, 45,000 और एक जवाब आया, 45,000 और एक जवाब आया है। जो भी 45 बोले वो 3 बच्चे हैं अभी तक के, तो वही बच्चे आंसर दे जो बता सकते हैं 45,000 क्यों और कहाँ से आया, और अगर आपका आंसर कुछ और है तो वो बताइए। 45,000 रीजन के साथ, 45,000 ओके। 45, 45, 45, 45, अब धीरे धीरे 45 सारे ही बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन मुझे रीजन बता सकता है 45,000? रेज हैंड्स। 45,000 प्रॉफिट कहां से आया इसका रीजन बता सकते हो? प्लीज रेज योर हैंड्स, बताओ कुशल। मुझे तो समझ गया, बाकियों को कुछ समझा नहीं। कौन ऐसा समझा सकता है कि सबको समझे? $95,000 क्या है? ठीक है चलो, अगर 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 ना कुछ प्रॉफिट हुआ होता ना कुछ लॉस, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए था? 1 लाख प्लस 5,000 माइनस 10,000 यानी 95,000। बट वो है कितना? 140, यानी एडिशनल कैपिटल देने के बाद और जरूरत के लिए पैसे निकालने के बाद बचने चाहिए थे 95,000, तो बचे 1,40,000, यानी 45,000 डेफिनेटली आपने क्या किया है? अर्न किया है, प्रॉफिट कमाया है, वो आपका 45,000 प्रॉफिट है। तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। वैसे हम इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स, हम रिवर्स जाते हैं। जनरली ड्रॉइंग्स क्या किया जाता है? लेस, तो हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे। करिए आप, 1,40,000 प्लस 10,000 माइनस एडिशनल कैपिटल दैट इज माइनस 5,000। सर यानी जो ऐड होता है वो लेस करना, जो लेस होता है वो ऐड करना, ताकि उसका इफेक्ट निकल जाए। तो जैसे ही मैंने क्लोजिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स एड बैक किए और एडिशनल कैपिटल लेस किया, तो मुझे मिल गया एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या मिल गया? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ये एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल को मैं कंपेयर करूंगा ओपनिंग कैपिटल से, क्योंकि मैंने इस क्लोजिंग कैपिटल में से जो जो कैपिटल को अफेक्ट करता है प्रॉफिट या लॉस को छोड़कर सबके इफेक्ट रिवर्स कर दिए हैं, यानी उनके अपोजिट इफेक्ट दे दिए। जो ऐड होते हैं वो लेस कर दिए हैं, जो लेस होते हैं वो ऐड कर दिए। तो ये जो कैपिटल आया है, ये कैपिटल को जब मैं ओपनिंग के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। समझा? पक्का? आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो,
नेटवर्थ मेथड या फिर इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी कहा जाता है। प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, इस क्लोजिंग कैपिटल को मैं लिख दूंगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल नहीं होता है, वो एडजस्ट किया जाता है, उसमें से ड्रॉइंग्स एडिशनल कैपिटल को हम एडजस्ट कर देते हैं, तभी जाके हम उसको डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब उन्होंने लिखकर समझाया है। आइए हम कैपिटल कंपैरिजन की मेथड का इस्तेमाल करके अब प्रॉफिट को इवैल्यूएट करना सीखते हैं। तो जो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि हम यूज करेंगे, क्या करेंगे सर, कैपिटल एट द एंड, यानी ही क्या, उसमें क्या ऐड कर देंगे, क्या लेस करेंगे उसमें से। सर ड्राइंग्स ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल लाने के लिए ओपनिंग में से ड्राइंग्स को लेस किया गया था। या छोड़ो, आपको मैथमेटिक्स की भाषा ज्यादा समझ आती है। ये देखो आप, ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, करेक्ट है क्या, प्लस प्रॉफिट और लॉस रहा तो माइनस होगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी। इससे क्या आएगा बताइए जरा, क्लोजिंग कैपिटल, करेक्ट है। हाँ, बट मुझे क्या अभी क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना है क्या, नहीं, मुझे किसे ढूंढना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को यही रहने देते हैं, बराबर है। हाँ, तो ये सब उधर लेके चले जाएंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में से हम ये ड्राइंग्स जो है, पहले इसमें ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी कि माइनस का वहां से यहाँ के, प्लस एडिशनल कैपिटल वहां से यहाँ के माइनस, ये बनेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। और इसमें से फिर हम वो ओपनिंग कैपिटल भी लेस कर देंगे, क्योंकि वो भी वहां से यहाँ के क्या होगा, माइनस। समझा ना। हाँ, तो ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल क्लोजिंग एंड उसमें से ओपनिंग लेस करेंगे तो एग्जैक्टली हमें प्रॉफिट मिलेगा। और सर अगर ये निगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस। ये वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो लॉस, सिंपल। आइए, क्या मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूं, छोटे मोटे एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बहुत सारी बातें अभी तो बदलनी है, नई नई चीजें इसमें आएगी। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हमने कंसिडर नहीं की है, लेकिन क्या इतना सब करने के बाद भी ये प्रॉफिट सिर्फ एस्टिमेटेड रहेगा, ये प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं रहेगा। ये बात मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी कि सिंगल एंट्री सिस्टम से बनाए गए अकाउंट से मैं कैपिटल का कंपैरिजन करके प्रॉफिट तो ढूंढ के दे दूंगा आपको, बट वो प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं रहेगा, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट रहेगा। उसे आपको ठीक करना पड़ सकता है और भी, लेकिन इतना करने के बाद भी वो सही है इसकी कोई गारंटी नहीं। चलो ये एग्जांपल देखो, राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, हाउएवर ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है, ओपनिंग कैपिटल 10,000 है, क्लोजिंग कैपिटल 12,500 है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 3,000 है एंड कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 3,750 है। आपको उसका प्रॉफिट और लॉस दिखाना है। तो बहुत ही फालतू क्वेश्चन है हमको। अच्छा, ये लिख कर कराना जरूरी होगा। अच्छा, एग्जाम में अगर आ गया ये 2 मार्क के लिए तो लिखते आएगा, 2 से ज्यादा के लिए ऐसा आएगा नहीं, पर ऐसा सवाल आएगा भी नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल क्या करेंगे सर, क्लोजिंग पहले ले लेंगे कैलसी पर, एड ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल, ये आ गया एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 11,750, इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1750 आ रहा है बराबर। बोलो जल्दी हाँ, किया क्या सबने, यस। अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी ढूंढ सकते हो प्रॉफिट और लॉस को, ये ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, ये क्लोजिंग बैलेंस है आपका, कैपिटल अकाउंट बना रही है। आपको याद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा है कभी आपने बनाना, अभी क्योंकि आप लेटेस्ट वही ज्यादा बना रहे हो, आपने प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट कभी बनाया नहीं है, बराबर ना। बनाया है सर, बट हमने वो कब बनाया, जब हमने 11th स्टैंडर्ड में लेजर्स सीखे थे, और लेजर्स में आपने सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखते थे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, बाय फर्नीचर, बाय मशीनरी, और बस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, उसमें आपने कभी प्रॉफिट्स ड्रॉइंग्स ये सब रिकॉर्ड नहीं किया। पर पार्टनर्स कैपिटल में तो ये सब किया है आपने, अभी 12th में किया है, हाँ या ना। हाँ, तो बताओ क्या करते हो, सबसे पहले क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन, तो अभी यहाँ पे प्रोप्राइटर का बना रहे हैं तो एक ही कॉलम अमाउंट का, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, फिर बाय कुछ अगर और कैपिटल वो पार्टनर लाता है तो हम उसके क्रेडिट में ही लिखते हैं, तो कैपिटल बढ़ता है। एंट्री क्या होती है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही कर रहे हैं एडिशनल कैपिटल। फिर ये आ गए ड्रॉइंग्स, बोलो हाँ, और आपको क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस इधर कैरिड डाउन होगा, जो बाद में ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड में।
एम आई करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा? बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट। तो आपको कैसे अच्छा लग रहा है, ऐसा अकाउंट बना के करें या ऐसा स्टेटमेंट बना के करें? चलो आपने स्टेटमेंट सेलेक्ट किया, वैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सर इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन दैट टू फॉलो कैपिटल कंपैरिजन मेथड व्हाट वी नीड दीज बोथ। अरे वी नीड दीज बोथ। हु आर दीज? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। और इनके लिए हम क्या बनाएंगे अभी? इनके लिए क्या बनाएंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें हम क्या करेंगे बेसिकली? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे पूछा था, तो मंथन ने बताया कि सर हम क्या करेंगे, हमें अकाउंटिंग नहीं आया तो हमने अकाउंटिंग किया नहीं है, तो इतना तो हम कर सकते कि जाके सारी एसेट्स निकाल ले माइनस सारी लायबिलिटीज कर ले। आपको अगर मैं कहूं कि बताओ मेरा अभी इस डेट पर कितना कैपिटल है, आप क्या करोगे उसके लिए? सबसे पहले सर हम तो सबसे पहले आपको पूछेंगे कि यहाँ पे जो भी एसेट्स है उनकी वैल्यू बताओ, या आपको क्यों पूछेंगे, हम सारी एसेट्स के फोटो निकाल लेंगे, जाएंगे बाहर वैल्यूअर्स को दिखाएंगे और उनसे वैल्यूएशन लेके आ जाएंगे, ये सारी एसेट्स को ऐड कर देंगे। अब आपको हम आके पूछेंगे सर आप पे क्या क्या लाइबिलिटीज है बताओ, हमको कॉन्ट्री करके भरनी है सारी। तो ऐसे झूठ बोल के आप मुझसे सारी मेरी लाइबिलिटीज पूछ रहे हो, एग्जाम्पल रहे। तो सर हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे, आपका नेटवर्थ हमें पता चल जाएगा, आपका कैपिटल हमें पता चल जाएगा अभी का, आज का। और ओपनिंग कैपिटल अगर आपको पता है तो क्या आप मेरा साल का प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स कभी बताऊंगा ही, समझ गए? ओके, अच्छा तो सर ये सब अब जो लिखा है एडिशनल, ठीक है। तो अब ये ना बता रहे कि कहाँ से ये सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी, क्या क्या करेंगे हम, बोलो। सर कैश बुक और कैश बैलेंस पता चल जाएगा, बैंक पासबुक से बैंक बैलेंस पता चल जाएगा, पर्सनल लेजर अकाउंट्स हम बनाते ही है, कोई भी सिंगल एंट्री सिस्टम हो पर्सनल अकाउंट तो बनते ही है। 3 टाइप बताए सिंगल एंट्री के, तीनों में भी पर्सनल अकाउंट तो बनता ही है। तो डेटर्स कितने के और क्रेडिटर्स कितने के, ये तो जानकारी आपके पास अवेलेबल है। एंड आप क्या करोगे, इन्वेंट्री एक्चुअल काउंटिंग कर लोगे और फिर उसका वैल्यूएशन, कितना माल पड़ा है बता, अच्छा ये सब पड़ा है, इनटू करो कितने का एक आता है, ये हो गया तेरा इन्वेंट्री, तो ये तेरी एसेट है। इसके अलावा कौन सी फिक्स एसेट्स लगी हुई है, एक एक करके सारी ऐड करो, और तेरे ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज है सारी हम लेस करेंगे, तो तेरा कैपिटल पता चल जाएगा। तो कैपिटल कैसे ढूंढना है वो स्टेप्स उन्होंने लिखा है, और इसी के लिए हम क्या बनाएंगे, हम तो स्टूडेंट है तो हम अब ऐसा कागज पर लिख कर नहीं देने वाले कि तेरी एसेट्स इतनी, तेरी लाइबिलिटीज, हमें प्रॉपर वे में देना पड़ेगा। एंड उसी लिए हम बनाएंगे व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ योर अफेयर्स। समझ में आ रही बात प्रेम, समझा गया? हाँ, तेरे लिए कागज कम पड़ेगा नहीं, एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा। गुड, वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे थे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अथर्व स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा? मेरे को लगा तेरा बनेगा ही नहीं। चलो गुड। क्या क्या आएगा इसमें? अरे ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, लोन्स एडवांसेस, कैश एंड बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे पता? हाँ तो बोलेगा ना मैंने 500 रुपए पड़े थे उसको देके रखे, अगले महीने उससे साफ सफाई कराऊंगा, प्रीपेड एक्सपेंस। लाइबिलिटीज बताओ, आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। 1 मिनट के लिए मेरे पास ध्यान देना, बहुत आगे की बात कर रहा हूँ बट बोलना चाहता हूँ, देखते हैं आपके दिमाग का जो संतुलन है वो ठीक है या नहीं, तो फिर आपको समझ में आएगा इन्हें आगे का भी। ये बिल्डिंग की वैल्यू बिल्डिंग पे लिखी हुई आएगी क्या, या हम ऐसा बोलेंगे ए बिल्डिंग अपनी कीमत बता, हमें हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और बिल्डिंग से आवाज आएगा आज के हिसाब से 1,35,02,38 रुपए 50 पैसे, 10% इधर उधर ऐसा आवाज आएगा कि क्या करना पड़ेगा? सर हमें या तो एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लो, या एक वैल्यूअर के पास जाके उसकी वैल्यूएशन निकालो, या फिर हमने कितने में खरीदा था और आज यहाँ पे क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा एक एस्टिमेशन कर लो। बट क्या ये तो एसेट एस्टिमेशन पे ही रहेगी? हाँ, एस्टिमेटेड बेसिस पे रहेगी। अच्छा ये बताओ मशीन, अच्छा ये तो हमने खरीदी है तो पैसे देके लाए होंगे, तो 50,000 में लाए होंगे तो हम 50,000 ही बोल देंगे, अभी ताजी ताजी खरीदी है, कुछ नहीं 6 महीना हुआ है तो 50,000 की है।
बट अगर 5-6 साल हो गए तो हम क्या बोलेंगे, यार 50 की है बट आज ये 20-30 की बची होंगी, 20-30, यानी एवरीथिंग इज ऑन एस्टिमेशन बेसिस। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका प्रॉफिट जो हम इवैल्यूएट करेंगे वो एक्यूरेट नहीं रह सकता है, क्योंकि ये सब जो भी निकलेगा एसेट्स, इसी से इसका कैपिटल निकलेगा, ये तो पक्का फिक्स रहेगा, एकदम बराबर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके अकाउंट्स बने हुए, और ये जो पैसा लेना है, बात खत्म। यस, लेकिन सर फिर से दिक्कत आएगी, इसमें 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 थोड़ी आ सकती है। बाकी लोन्स एंड एडवांसेस हमने क्या दे रखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लोन्स एंड एडवांसेस ये हमने दे रखे, हम पूछेंगे उसको, ओनर को, तूने कितने के लोन दे रखे हैं बता लोगों को, तो मैंने उसको 5 लाख दे रखे, उसको 3 लाख दे रखे, ये तेरी एसेट है। अगर नहीं देता तो कैश होती, कैश नहीं तो बैंक बैलेंस होता, बैंक बैलेंस नहीं तो तूने कुछ और खरीदा होता इसका, वो तेरे पास होता ना कुछ तो होता, नहीं है इनको लोन दिया है तो वो तेरी एसेट है। तो लोन्स किसी को दे रहे हो तो वो आपकी एसेट होती है और उनके लिए वो लाइबिलिटी होती है, करेक्ट है। यस, तो ऐसे सारी एसेट्स आप लिखोगे, माइनस करोगे लाइबिलिटीज, कैपिटल मिलेगा, 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगे, एक बनेगा सुबह का, एक बनेगा शाम का। सर ये दुखती रख पे हाथ रख रहे हो आप, तू तो बोल मत रे, तेरा फोन कितनी बार बजता, क्या बोलने लगा हो तेरे को अभी जान से। फोन कभी कभी ड्रॉवर खुला रह गया तो मेरे को एक ही नाम दिखता तेरे फोन पे, नाम बताओ, रिकॉर्डिंग चालू है, बोल दू। इसको आलिया भट्ट के इतने फोन आते हैं, आलिया भट्ट नाम डाल के रखा है उसने, कौन है क्या मालूम, है ना, आलिया भट्ट, उसके आगे काला हार्ट है, बराबर। अच्छा मेरी बात सुन, तो क्या ये सारी जो एसेट्स है, ये साल के शुरुआत में कितनी वैल्यू थी इनकी, माइनस लाइबिलिटीज क्या थी हमारी, तो आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के ओपनिंग कैपिटल आएगा। सिमिलरली क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, क्लोजिंग में क्या क्या एसेट्स है, उनकी क्या क्या वैल्यूज है, माइनस क्लोजिंग में हमारे पर क्या लाइबिलिटीज है, बैलेंस करोगे क्लोजिंग कैपिटल आएगा। तो कितने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगे, 2, एक ओपनिंग का, एक क्लोजिंग का। सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग की एसेट्स का और लाइबिलिटीज का डेटा, ये तो आपको क्वेश्चन को देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, आप तो किसी को पूछने नहीं जाओगे बिल्डिंग कितने की, मशीन कितने की, वो क्वेश्चन आपको सारी जानकारी दे देगा, आपको उस जानकारी का इस्तेमाल करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है, उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके आपको प्रॉफिट ढूंढना है। सर ऑब्वियसली क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड कर दोगे, ड्रॉइंग्स, एंड एडिशनल कैपिटल क्या कर दोगे, लेस, ये तो समझा है ना। हाँ सर ये ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल कैसे पता चलेंगी, वो भी क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। सर कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं है। सर समझो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है और क्लोजिंग कैपिटल भी 1 लाख आया, तो क्या कुछ प्रॉफिट या लॉस है क्या। हाँ आप बोलो सर जानकारी अधूरी है, ड्राइंग्स है क्या बताइए, मैं बोला हाँ वेरी गुड, तो आपकी ड्राइंग्स है 10,000 के, और सर कुछ एडिशनल कैपिटल है, हाँ है, कितने का, 10,000 का। अब बताओ, अब कुछ प्रॉफिट है क्या, लॉस है क्या, अब नहीं, समझ गए। सर लेकिन आपने एडिशनल कैपिटल करा 20,000, अब क्या है बताओ, प्रॉफिट की लॉस, लॉस। सर क्योंकि 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 माइनस 20,000, 90,000 एग्जिस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आएगा, माइनस 1 लाख यानी 10,000 रुपीज का लॉस। आ रही बात समझ में। हाँ तो बस आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सिखाना है दिए हुए डेटा से, और फिर आपको क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकालना है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इतना समझा ना, लेकिन ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल समझ में आ गया। हाँ ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट प्रॉफिट ढूंढने की तरफ, लेकिन इतने से प्रॉफिट मिलेगा नहीं, क्यों, मैं आपको अब कुछ जानकारी देता हूं, ध्यान से सुनो। ये बिल्डिंग ओपनिंग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते वक्त 1 लाख की थी, कितने की थी, 1 लाख, क्लोजिंग में भी 1 लाख की ही दिख रही है,
लेकिन क्वेश्चन में कहीं तो कहा है कि 10% से डेप्रीशिएट होनी चाहिए थी। सुनो हाँ ध्यान से। तो अगर ये 10% से डेप्रीशिएट होती तो क्लोजिंग में कितनी होनी चाहिए थी? और अगर मैंने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 90,000 ही लिया होता बिल्डिंग की वैल्यू को, तो क्या मेरे क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू भी 10,000 से कम आता? क्योंकि मेरी एसेट साइड की टोटल 10,000 से कम आती, बराबर है। तो क्लोजिंग कैपिटल कम आता तो अपने आप हमारा प्रॉफिट भी 10,000 से कम आता। मेरी बात समझ आ रही क्या? एग्जाम्पल इधर देखना एक मिनट, ये देखो, ये एक वैल्यू लिखा हुआ था, इससे प्रॉफिट कितना आया? इतना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लोजिंग कैपिटल 11,500 रुपए है, तो पहले ऐड करो 3,000 ड्रॉइंग्स, फिर लेस करो 3,750 के और 10,000 के ओपनिंग कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को, तो ये कितना बचेगा बताओ? सर ये बचेगा 750। क्या हुआ बताइए? सर क्लोजिंग कैपिटल 1,000 से कम किया तो प्रॉफिट 1,000 से कम होगा। कॉमन सेंस है ये, तो कॉमन सेंस है ये। हाँ बच्चों, ये बिल्डिंग का वैल्यू मेरा क्लोजिंग में अगर मैंने डेप्रिशिएट करके लिया तो फायदा क्या होगा? अपने आप क्लोजिंग कैपिटल कम होगा और प्रॉफिट ये डेप्रिसिएशन से लेस होके आएगा। लेकिन ऐसा हम करते नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम एसेट को उसकी बुक वैल्यू पे ही लिखते हैं, यानी कॉस्ट पे ही लिखते हैं, या फिर उसकी अग्रीड वैल्यू पे ही लिखते हैं। पर सर डेप्रिसिएशन ये प्रॉफिट को कम करने के लिए एक एक्सपेंडिचर तो है, तो हमें इसको एज एक्सपेंस यूज तो करना ही पड़ेगा, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट बना रहे थे प्रॉफिट और लॉस ढूंढने का, उसको हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और यहाँ भी एग्जाम्पल वैसा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, है नहीं मुझे दिखा कोई, ठीक है, मैं आपको वैसे एग्जाम्पल बना के सिखा दूंगा, डोंट वरी। पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करके ओपनिंग कैपिटल लेस करके प्रॉफिट ढूंढ लेंगे, एंड फिर उस प्रॉफिट में से ये सारी बातें एडजस्ट करेंगे जो कि उस बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं कर पाए, जैसे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन और बताओ ऐसे कोई खर्चे। सपोज कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस समझते हो आप? हाँ। क्या वो हमारी एसेट में आ जाएगा? एसेट में आ जाएगा, हाँ। मतलब वो मेरे प्रॉफिट में आ जाएगा, हाँ। क्योंकि अगर सर वो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं किया होता तो डेफिनेटली वो क्या होता? कैश में पड़ा होता, और कैश हमारी एसेट में आता तो एसेट्स की टोटल बढ़ती, क्लोजिंग कैपिटल बढ़ता, अपने आप अपना प्रॉफिट बढ़ता, मतलब प्रॉफिट उतने से ज्यादा आता। मेरी बात सुनना आप ध्यान से। आपको हमने पहले नहीं बताया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है या कितने, एसेट्स यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते वक्त बाद में नीचे लिख के दिया है कि कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस है या कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो आपने सिर्फ कैपिटल के कंपैरिजन से जो प्रॉफिट निकाला है वो प्योर है क्या? वो कंप्लीट है क्या? नहीं। तो क्या उसमें मुझे और फर्दर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी? हाँ। और उसमें एक और एक डिस्कशन आएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, जो आपने 11th में सीखा है, तो थोड़ा सा याद है कि नहीं आई डोंट नो। ये सब बातें मैं बोला ना आपको आगे की बात कर रहा हूँ, तो ये सब आगे हमें पढ़ना है, पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए हम कुछ इलस्ट्रेशन और सॉल्व करें, थोड़ा और प्रैक्टिस होगा। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1st of April 2021. ही इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ रुपीज, बताइए ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। On 31st March 22, he has the following information available as per single entry system maintained by him. तो क्लोजिंग ऑफ द ईयर का उसने जानकारी दिया है आपको। कैश बैलेंस काउंटेड, कैश काउंट करके बताया कि उसके पास 3,200 रुपए थे। इन्वेंट्री फिजिकली वेरीफाइड 34,800 था। रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स, अजय से 31,000 रुपए लेना बाकी था, डेटर्स हो गया। मशीन थी उसके पास 85,000 की। पेबल टू विनोद, ये लाइबिलिटी थी उसके ऊपर, क्रेडिट परचेज किया था 12,000 का। लोन लिया था बैंक से 10,000 का। ड्रॉइंग्स किए थे ड्यूरिंग द ईयर 24,000 के। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय राकेश फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022। चलो हम ये साथ में सॉल्व करेंगे फटाफट। टेक आउट योर नोटबुक्स। बहुत ज्यादा आसान है। मुझे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा?
सर पहले आपको निकालना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल, फिर उस क्लोजिंग कैपिटल को हम क्या करेंगे, विल कंपेयर इट विद द ओपनिंग कैपिटल आफ्टर एग्जिस्टिंग ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल, तब जाके हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो मैं यहां बना रहा हूं पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ओपनिंग का तो कैपिटल उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है। हाँ बोलो, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on 31st of March 2022. Liabilities and assets, ये एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसा हम बैलेंस शीट बनाते, कोई फर्क नहीं। चलो, कैश बैलेंस कहाँ लिखो, एसेट में 3200, इन्वेंट्री 34,800, रिसीवेबल्स यानी डेटर्स 31,000, मशीन 85,000, पेबल टू विनोद यानी क्रेडिटर्स कितना पेबल था 12,000, और लोन फ्रॉम बैंक 10,000, लोन फ्रॉम बैंक 10,000, एंड देन ड्राइंग्स दिया है। क्या ड्राइंग्स हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखेंगे अभी, नहीं, उसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो बस, और तो कोई एसेट या लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिख नहीं रही है, ये सब एट द एंड ऑफ ईयर है। तो टोटल ऑफ एसेट साइड इज 1,54,000, इसमें से लेस कर देंगे 22,000, तो मिल जाएगा 1,32,000, और ये रहेगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल, जिसे हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। लेकिन हमें प्रॉफिट ढूंढना है, बन गया ये। अच्छा, अभी तो आप देख के लिख लो, पर ये इतना सा बनाता तो आता है ना बैलेंस शीट। हाँ, नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, तो मेन आंसर है प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22 है कि 23 है, 22। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, जो आया था 1,32,000,
फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स दिए हैं हमें क्वेश्चन में, कितने के ड्राइंग्स है ये देखो लिखा हुआ था 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्राइंग्स को हम ऐड बैक कर देते हैं क्योंकि इसने हमारे क्लोजिंग कैपिटल को कम किया होता है, तो इसे हम ऐड बैक कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन बना के दिया था, तो ड्राइंग्स वहां जाके ऐड होगा। तो 1,56,000। अच्छा, एडिशनल कैपिटल था क्या कहीं पे? नहीं, तो इसे ही हम कहेंगे क्या, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। और फिर इसमें से हम लेस कर देंगे, वैसे यहां पर है नहीं इस क्वेश्चन में, बट आगे के लिए हमें याद रहे इसलिए लिख के रखे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड डैश, और फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपए था जहां तक मेरा जानकारी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वैसे। तो बोलो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 56,000। तो कुछ नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। डन। 56,000 इज द प्रॉफिट। बच्चों, आपका आज का गृहपाठ क्या है? होमवर्क यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट का क्या पढ़ के आना है? पढ़ के आना है। पढ़ के आओगे? नहीं समझे तो आके पूछोगे। आइए एक और इलस्ट्रेशन करेंगे। Assets and liabilities of Mr. X as on 31st of March 21 and 22 are as follows. Assets दिए हैं, liabilities दिए हैं। Decided to depreciate building by 2.5%, furniture by 10%. One life insurance policy of the proprietors was matured during the period and the amount of 40,000 is retained in the business. Also, proprietor took 2,000 per month for meeting family expenses. Prepare the statement of affairs as on 31st March 2021 and 31st March 2022 and also find the profit for that financial year. आपको प्रॉफिट भी दूंगा। ओके चलो ठीक है, बहुत ही आसान हो गया सर। यहाँ पे लेकिन एसेट्स की कुछ क्लोजिंग वैल्यूज नहीं दी है, बिल्डिंग और फर्नीचर की। तो बात समझे, क्या उन्होंने डिप्रिशिएट करने बोला है उन एसेट्स को? तो मैं ऑब्वियसली इन एसेट्स को यहाँ पे डिप्रिशिएट करके लिखूंगा और फिर इसको क्लोजिंग कैपिटल के कैलकुलेशन में कंसिडर करूंगा। एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, ओपनिंग से ओपनिंग मिलेगा, ड्राइंग्स दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है, प्रॉफिट मिलेगा। चलो फटाफट कर देते फालतू क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 3। एक बार देख लो हम क्या कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो अलग अलग फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम एक ही फॉर्मेट में दो कॉलम्स यूज कर लेंगे, एक ओपनिंग के लिए एंड एक क्लोजिंग के लिए। तो लायबिलिटीज ₹31 मार्च 21 या 1 अप्रैल 21 लिखें एंड 31 मार्च 22। एसेट्स 1 अप्रैल 21 and 31st March 20।
रेडी, शुरू करें। अभी क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी है ये भी जानने की जरूरत नहीं इधर, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में रेडीमेड सब कुछ दिया हुआ है। मैं लिखना चाहता हूँ एसेट्स, बिल्डिंग ओपनिंग में 1 लाख है, क्लोजिंग में उन्होंने कहा है 2.5% से डेप्रीशिएट करना है, तो 1 लाख को 2.5% से डेप्रीशिएट कर दो तो -2.5% डायरेक्ट आ जाएगा 97,500। बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर, ओपनिंग में है 50,000, इसे भी उन्होंने 10% से डेप्रीशिएट करने बोला है, तो 50,000 का 10% 5,000, क्लोजिंग में आ जाएगा 45,000। इन्वेंट्री 1,20,000 ओपनिंग में और 2,70,000 क्लोजिंग में। इन्वेंट्री के बाद डेटर्स 40,000 एंड 90,000, सन्ड्री डेटर्स 40,000 एंड 90,000। कैश एट बैंक 70 एंड 85, कैश एट बैंक 70,000 85,000। कैश इन हैंड 1,200 3,200, 1,200 3,200। और बस सर, लाइबिलिटीज बताइए। लोन्स 1,80,000, लोन्स ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 70,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 70,000। दैट्स इट। इसके अलावा और तो कोई लाइबिलिटी मुझे नजर आ नहीं रही। डेफिनेटली नीचे एक पैराग्राफ दिया है, उसमें डेप्रीसिएशन के डिटेल्स थे, वो मैंने ऑलरेडी कर लिए। आगे उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हुई है और उसके 40,000 रुपए मिले बिजनेसमैन को, जो उसने बिजनेस में रिटेन करे लिखा है, और 2,000 रुपए हर महीने का उसने अपनी घर की जरूरतों के लिए निकाला है, बस ये लिखा है। तो क्या ये तो मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा दोनों? यस। तो मुझे अभी यहाँ कुछ नहीं करना, टोटल लेना फटाफट। 150 270 310 380 381 200, 381 200 में 140 जाएगा तो 241 200 आ गया आपका कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर और ये भी टोटल ले लेंगे। 142 500, 312 500, 402 500, 487 500, 490 700। टोटल एक बार आप चेक कर लेना। 590 700, तो 4,40,700। ये ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल मिले। अभी अभी प्रॉफिट ढूंढना बाकी है। हो मंडळ आपले आभारी आहे। 20 का देंगे, 10 में क्या होने वाला, 20 का देंगे।
इसमें भी जाओ, सब डोमिनोज में खा के आओ मेरी तरफ से, जाओ। नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। इन्होंने बनाने बोला नहीं है, हम बना रहे। पता नहीं हमको ऐसे अजीबोगरीब काम करने की आदत है। आप लिखो चुपचाप। क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 4,40,700। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिए हैं, 2,000 रुपये हर महीने का वो ड्रॉ करता है फैमिली एक्सपेंसेस के लिए। तो 12 मंथ्स में 24,000 रुपीज उसने विड्रॉ कर लिया होगा, विच इज 4,64,700। और सुनो, उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई थी, तो उसका 40,000 रुपए उसको मिला था। पढ़ो इधर, वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोपराइटर was matured during the period and amount of 40,000 is received। तो वो 40,000 वो बिजनेस में ही लेके आ गया और बिजनेस में ही रिटेन किया उसने, मतलब वो पर्सनल पैसे बिजनेस में लाया। तो वो क्या होता है? एडिशनल कैपिटल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योरिटी वैल्यू। $40,000। तो ये एडिशनल कैपिटल आया था, लेस कर देंगे 4,24,700। ये आ गया एग्जिस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। वो कितना है? 2,41,200। तो 1,83,500 क्या आ गया? प्रॉफिट फॉर द ईयर। समझा? तो अगर आपको एसेट्स को डिप्रिशिएट करने बोलते हैं तो आपको एसेट्स की वैल्यूज को डिप्रिशिएट करके फिर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखना है। एंड वो क्लोजिंग बैलेंसेस कंसिडर करके आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, जिसमें से आप इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल लेस करके एंड ड्राइंग्स को ऐड बैक करके प्रॉफिट ढूंढ सकते हो फॉर द ईयर। समझा? तो ये मतलब बहुत ही इजी वाला पार्ट है, कुछ है नहीं खास। हाँ, इस पे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, उसमें और भी कुछ आपको छोटा मोटा वो ट्विस्ट इन टर्न डाल देंगे, बट वो मैनेजेबल रहेगा। तो ढूंढ लेंगे हम, कोई क्वेश्चंस मिले अच्छे तो डेफिनेटली करेंगे। फिलहाल के लिए हो गया लिखकर। ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इन्होंने P&L बनाने नहीं बोला था, बट वो बाद में नीचे बोला यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। तो ये प्रॉफिट ढूंढा है 183,500 का। समझा? हेलो? हाँ, और एक इलस्ट्रेशन है, बट ये बढ़िया एग्जाम्पल है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसे हम कल सॉल्व करेंगे साथ में यहीं पर। ठीक है? कल आपका क्लास रेगुलर टाइम पे रहेगा सुबह। बाय, टेक केयर।